उमा ने अपने छोटे बेटे की हाल फिलहाल में ही शादी की थी और उमा की छोटी बहू काजल खाना बहुत अच्छा बनाती थी। अब एक रोज देर शाम काजल जब अपनी सास से खाने के बारे में पूछने जाती है कि दिन की खाने में क्या बनाना है, तो उमा अपनी बहू को कहती है, बहू कुछ अच्छा बना ले, मसालेदार तीखा एकदम, क्योंकि आज मेरा मन कुछ चटपटा खाने को कह रहा है। तो माँ जी आपके लिए मसाला खिचड़ी बना दूं? जी ठीक है दीदी, मैं माँ जी के लिए मसाला खिचड़ी बना देती हूँ। नहीं नहीं बहू, क्या तू ये मसाला खिचड़ी बनाने में अपना समय बर्बाद करेगी? ऐसा कर कि तू बिरयानी बना ले, वो भी खाने में टेस्टी होती है। हाँ माँ जी, मुझे बिरयानी बहुत अच्छे से बनाने आती है। मैं वेज और नॉन वेज दोनों ही बिरयानी बहुत अच्छी बना लेती हूँ। अरे बहू इतना सोच क्या रही है, घर में सभी को बिरयानी बहुत पसंद है। अब देर शाम काजल सबके लिए बिरयानी बनाती है। उमा तो बिरयानी की खुशबू से ही अपनी बहू की खूब तारीफें करती है। आहा बहू, क्या खुशबू आ रही है तेरी बिरयानी से, अभी खाकर बताती हूँ कि कैसा बना है। हाँ माँ जी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है देवरानी जी की बिरयानी से। भाई मजा आया। अब जैसे ही खाना खाने बैठते हैं वैसे ही उमा की पड़ोसन रज्जो का आना होता है। अरे वाह वाह उमा, लगता है कि कुछ अच्छा बना है। क्या बात है, मैं भी तेरे घर पूछने आई थी कि क्या बना रही है तू। छोटी बहू एक प्लेट रज्जो के लिए भी लगा दे। रज्जो तू खाकर बता कि मेरी बहू के हाथों की बिरयानी कैसी बनी है। क्या बात है, एक नंबर एक नंबर। माँ जी मुझे तो बहुत पसंद आई बिरयानी। क्या बिरयानी बनाई है। हाँ बहू, तेरे हाथों में तो जादू है, मानना पड़ेगा। वो माँ जी, ये मेरे दोस्त ने मुझे बनाना सिखाया था और मेरे मायके वाले भी मेरे हाथों की बिरयानी काफी पसंद करते थे। काजल के हाथों की बिरयानी सबको बहुत पसंद आती है। अब ऐसे ही हर 2 दिन के बाद ही काजल को उसके ससुराल वाले, खासकर काजल की सास उमा, बिरयानी बनाने को कहा करती थी, जिससे काजल को भी काफी परेशानी होने लगी थी। माँ जी कल ही तो मैंने बिरयानी बनाई थी, अब रोज रोज बिरयानी खाना, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देख लिया ना माँ जी, मैंने कहा था ना आपको मेरी जैसी बहू नहीं मिलने वाली, और हुआ भी ऐसा ही आपके साथ। और ना करो मेरी इज्जत, आज ही 2 दिन से आई हुई है और आपको कह रही है कि क्यों इतना बिरयानी खाना है। बहू तू ये क्या कह रही है? मैं तुझे कह रही हूँ ना, आज भी तू बिरयानी ही बनाएगी और मुझे कुछ भी नहीं पता। हाँ ये सही कहा आपने। जाओ अब यहाँ खड़ी क्या हो। ये खाना बनाने के लिए इतना भाव खा रही है जैसे लगता है कि आज से पहले हमने अच्छा खाना खाया ही ना हो। अब काजल किचन में जाकर अपना सर पीटते हुए खुद से बोलती है, ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये कितने पागल हैं खाने के पीछे। कल भी बिरयानी बनाई और 2 दिन पहले भी, और आज भी इन्हें बिरयानी ही खानी है। ये इंसान है या जानवर? ना जाने मैं भी किन राक्षसों के बीच फंस गई हूँ। काजल भी मजबूर थी और वो अपने ससुराल वालों के लिए बिरयानी बना देती है, लेकिन जब सब खाने लगते हैं तो बिरयानी का एक भी दाना किसी के हाथ में नहीं लगता। अब काजल खुद से कहती है, इन्हें एक ही चीज खा खाकर कितना मजा आ रहा है, और तो और इन्होंने मेरे लिए एक दाना नहीं छोड़ा है। लेकिन अब बस बहुत हो गया, बहुत हो गई इनकी इज्जत और बहुत हुआ इनकी बातों का मानना। काजल को तो अब भूखा ही सोना पड़ता है। अब अगले दिन नेहा अपनी देवरानी को कहती है, देवरानी जी हम बाहर जा रहे हैं, आपको ही घर का सारा काम करना है। मैं अकेले इतना काम कैसे कर सकती हूँ, और इतना सुबह सुबह आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे हम बगल में ही जा रहे हैं, वो कांता काकी के घर में कीर्तन है और अगर हम नहीं गए तो वो बुरा मान जाएंगी। अरे लेकिन दीदी, माँ जी आप भी, मैं इतना काम कैसे करूँगी? देख बहू, करना तो होगा ही, क्योंकि हम सब तो बाहर जा रहे हैं। सिर्फ जुबान चलाने से घर नहीं चलता, घर चलाने के लिए काम भी करना पड़ता है। ठीक है माँ जी। उमा और नेहा जानबूझकर काजल को परेशान कर रहे थे और ये सब आग नेहा की लगाई हुई थी और वो अपनी सास की कान इसलिए भर रही थी ताकि उसे कोई काम नहीं करना पड़े। अब देर शाम उमा अपनी बहू को कहती है, बहू आज तो तुझे बिरयानी बनानी ही पड़ेगी, लेकिन वेज, और हाँ थोड़ा मसालेदार बना लेना। ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। काजल किचन में जाती है और बिरयानी बनाने की तैयारियां करने लगती है और कुछ समय बाद ही बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है। अब जब उमा और नेहा बिरयानी खाते हैं तो उन्हें तीखी लगती है। माँ जी आज तो आप ही भर कर खाइए, आपके पसंद की बिरयानी जो बनी है, तीखा और चटपटा दोनों ही बनाया है। अरे क्या बात है बहू,
बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनाई है। ऐसा ही खाना पसंद करती हूँ मैं। बहू तुझे क्या हुआ, तू क्यों रो रही है? कुछ नहीं माँ जी, बस मुझे तो अपनी माँ के हाथों का खाना याद आ गया था, इसलिए मेरी आंखें भर आई, और कुछ नहीं। उमा और नेहा को बिरयानी में तेज मिर्च लगने के बावजूद भी वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि दोनों ने ही काजल को तीखी बिरयानी बनाने को कहा था, और ऐसे में वो कुछ बोलते तो ये भी सही नहीं था। माँ जी, आपकी आंखों में आंसू? कहीं आपको तीखा तो नहीं लग रहा है ना? वो क्या है ना, अब तो आपकी उम्र हो गई है, तो आप तीखा बर्दाश्त भी तो नहीं कर पा रही होंगी। नहीं नहीं बहू, बस कर। बड़ी बहू की बातें सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, आप मुझसे कितना प्यार करती हो ना, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। अब अगले ही दिन सुबह सुबह उमा का पेट खराब हो जाता है और उमा सुबह से ही अपना पेट पकड़े बैठी होती है। बहू मेरे लिए कुछ सादा खाना बना दे, जिसे खाकर मुझे लगे कि हाँ, मैं अब ठीक हो जाऊंगी। माँ जी, आपको मैंने मना भी किया है कि रोज रोज बिरयानी मत खाया करो, लेकिन आप हो कि मेरी मानती ही नहीं हो। अरे तू इतनी जल्दी कैसे बदल गई? बल्कि छोटी बहू के खिलाफ करने वाली भी तू ही थी। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया, बल्कि आप ही कहती रहती हो कि मुझे काजल के हाथों की बिरयानी बहुत पसंद है। अरे बहू तू कैसी निकली? तूने तो तुरंत ही दल बदल लिया। अरे माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, जो भी हुआ उसे भूल जाइए, लेकिन अब से बिरयानी नहीं बनेगी। ना बहू, मुझ में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है बिरयानी खाने की। मुझे इतनी जलन हो रही है कि मैं क्या बताऊं तुझे। माँ जी, ये लीजिए गर्म पानी और आप आराम कीजिए, और कुछ दिन मेरे हाथों की बिरयानी मत खाइएगा। बहू मैंने तुझे बहुत परेशान किया, क्योंकि मुझे तेरे हाथों की बिरयानी बहुत पसंद आई, और जब भी नेहा को बिरयानी खानी होती तो वो मुझे चढ़ा दिया करती, और मैं भी उसकी बातों में आकर तुझे सुनाने लगती थी। मुझे पता है माँ जी, सब अपने कानों से सुना है। अब आप आराम कीजिए, मुझे किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, और अगर लगा भी है तो मैं देख लूंगी। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने सच में तुझे बहुत सताया है, बस इसकी बातों में आकर। माँ जी, मैंने भी तो आपको सताया है। अगर कल मैं बिरयानी में ज्यादा मिर्च नहीं डालती तो शायद आज आपकी ये हाल नहीं होती। मतलब बहू, मेरी इस हालत की जिम्मेदार तू है? माँ जी, आपने कहा था ना कि आपको चटपटी बिरयानी खानी है, तो बस मैंने भी चटपटी बिरयानी बना दी, जिससे ही आपकी यह हालत हो गई है। बहू तूने ये सही नहीं किया, तेरी वजह से लगता है मुझे फिर से जाना पड़ेगा। और करो अपनी बहू की तारीफ, देखा ना, उसे बिरयानी ना बनाना पड़े, उसके लिए क्या क्या किया है। बहू तू मुझे किसी दिन ऐसे जहर मत दे दियो, ये क्या तरीका है अपनी सास को मारने का? माँ जी, अब तो मैं हाथ जोड़ती हूँ जो देवरानी जी के हाथों का मैं कुछ खाऊं। चुप करो तुम दोनों की वजह से ही मेरी ये हालत हुई है। छोटी बहू तू तो अपनी बिरयानी और उसकी रेसिपी अपने पास ही रख, और बड़ी बहू तू तो अपना मुंह ही बंद रख। मेरी जो 4 दिन की जिंदगी बची है उसे मुझे अच्छे से जीने दे। माँ जी, आप आराम करिए, वैसे भी अब मैं बिरयानी बनाने से रही, इस बिरयानी की वजह से ही इस घर में इतना कलेश मचा हुआ है। बिरयानी की इस कलेश को काजल ही खत्म करती है, बिरयानी ना बनाकर। अब कुछ दिन बिरयानी नहीं बनता तो कोई बिरयानी का नाम भी नहीं लेता है। शादी की पहली रात को सुहानी फूलों से सजी बेड पर बैठे अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। तभी उसका पति नवीन हाथ में एक बड़ा पांडा टेडी लिए उसके पास आता है और पांडा के पीछे से अपना मुंह छुपाकर कहता है, अरे जरा पलके उठाकर मुझे भी देख लो, या फिर इस तरह आंखें झुकाए ही बैठी रहोगी। मैं तो आपको देख ही रही हूँ, लेकिन पहले आप इस पांडा से बाहर तो आइए। तभी नवीन पांडा को साइड कर उससे कहता है, ये लो मेरी तरफ से तुम्हें पहली रात का तोहफा। मैं कोई बच्ची हूँ क्या जो आप मुझे पहली रात को तोहफे में ये पांडा गिफ्ट कर रहे हैं? वो बात ऐसी है कि मुझे पांडा बहुत पसंद है, तो मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम मुझसे शादी करके खुश तो हो ना? ये कैसा सवाल कर रहे हैं आप नवीन? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। इतना कहकर वो उसके करीब जाकर उसे गले लग जाती है और बीतती रात को दोनों साथ में एक दूसरे में खो जाते हैं। समय बीतता है। सुहानी अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश थी। उसके ससुराल में सब उससे प्यार से बर्ताव करते। एक रोज जब सुहानी की सास मंदिर में शाम को पूजा कर रही थी, तभी सुहानी के फोन पर किसी का कॉल आता है। तो सुहानी कॉल उठाती है, जो कि हॉस्पिटल से था। फोन पर बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और हाथ से फोन छूट जाता है। तो उसकी सास नीलिमा कहती है, क्या हुआ बहू, फोन क्यों गिरा दिया तूने और रो क्यों रही है? बोल ना। सासू माँ, नवीन जी हॉस्पिटल में हैं।
उन्हें किसी ने बुरी तरह घायल कर दिया। क्या? दोनों सास बहू ये खबर सुनते ही हड़बड़ाहट में हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने पर उन्हें घायल नवीन नहीं बल्कि नवीन की लाश मिलती है। इस तरह नवीन की दुखद मौत के बाद सुहानी विधवा हो जाती है। अगले दिन जब नवीन की लाश को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था तो सुहानी घर के बाहर फूट फूट कर रो रही थी, तो उसकी सास उसे संभालती है। रात के समय सुहानी कमरे में पांडा टेडी को पकड़े बेसुध सी बैठी थी। तभी उसकी सास नीलिमा उसके लिए खाना लेकर आती है और उसे देती हुई कहती है, बहू चल कुछ खा ले, कल से तूने कुछ नहीं खाया है। सासू माँ मन नहीं है, वो हमें छोड़ के कैसे जा सकते हैं। आपको पता है ये पांडा वो मेरे लिए लाए थे। और बस बहू बस, नवीन नहीं है इस दुनिया में, तू विधवा हो चुकी है, भूल जा उसे। खाना रख कर जा रही हूँ, खा लियो। नीलिमा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और सुहानी उस गुड्डे को पकड़कर रोने लगती है। तभी उस पांडा टेडी का हाथ उसके सर पर जाता है और वो उसके सर को सहलाने लगता है। तभी वो उससे दूर हो जाती है और कहती है, मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे किसी ने मेरा सर सहलाया हो। तभी उसे अचानक ही चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर बेड पर गिर पड़ती है। उसके बेहोशी में आते ही उस पांडा टेडी में हलचल सी होती है और उसमें से एक साया निकलकर बाहर आता है। जब वो पलटता है तो बिल्कुल सुहानी के पति नवीन जैसा दिख रहा था। कुछ देर में जब सुहानी की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि नवीन उसके सामने बैठा है। तभी वो रोने लगती है तो नवीन दूर बैठकर ही अपना हाथ लंबा करके उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, अरे कितना रोती हो तुम, रोते रोते तुमने अपनी आंखें सुझा ली हैं। ये सब कैसा जादू है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही ना। बिल्कुल नहीं। अच्छा, मेरे इन लंबे हाथों का जादू देखकर ऐसा कह रही हो क्या? तुम्हारा पति कोई मामूली इंसान नहीं है, ऐसे बहुत से जादू कर सकता हूँ मैं। मुझे यकीन था आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। पता भी है मैं कितना डर गई थी। तभी तो मैं लौटाया। चलो अभी नो रोना धो ना, हंसो। रुको, अभी तुम जरूर हंसोगी। इतना कहकर वो एक चुटकी बजाता है और सुहानी के ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है। वो खिलखिलाकर हंस पड़ती है। तभी उसकी आवाज सुनकर नीलिमा वहाँ आती है और कहती है, क्या हुआ बहू, तू अचानक से ऐसे हंस क्यों रही है, क्या हुआ? सासू माँ वो नवीन जी। इतना कहकर वो नवीन की तरफ इशारा करती है, लेकिन वहाँ नवीन ना होकर वो पांडा टेडी था। जिसके बाद वो देखती है कि उसके आसपास का फर्श भी साफ है, वहाँ कोई फूल नहीं है। तभी नीलिमा कहती है, बहू मैं जानती हूँ तुझे नवीन की याद आ रही है, मुझे भी आ रही है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि होनी हो चुकी है। रात बहुत हो गई है, तू सो जा बहू। लेकिन सासू माँ वो। अरे तूने खाना खा लिया, ये अच्छा किया, मैं प्लेट ले जाती हूँ। ये प्लेट खाली कैसे है, मैंने तो खाना छुआ भी नहीं। नीलिमा वहाँ से प्लेट लेकर चली जाती है और सुहानी अपने कमरे का दरवाजा बंद करके जैसे ही पीछे मुड़ती है तो नवीन बेड पर बैठा हुआ था। तो सुहानी कहती है, मुझे पता ही था कि आप जरूर कहीं छुप गए होंगे और वो खाने की प्लेट भी आपने ही खाली की होगी। सासू माँ के सामने क्यों नहीं आए आप? बात ऐसी है सुहानी कि मैं सिर्फ तुम्हारे सामने ही आ सकता हूँ, क्योंकि जैसे तुमने यकीन किया मेरे आने का शायद माना करें और फिर मेरा ये जादू। ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं मानूंगी। वैसे भी आप सही सलामत हैं, मेरे लिए वही बहुत है। मैं सासू माँ को कुछ नहीं कहूँगी। इतना कहकर सुहानी नवीन के गले लग जाती है तो नवीन मन ही मन कहता है, मैं इसका पति तो नहीं, लेकिन इसकी मुस्कुराहट और खुशी के लिए इसका जादुई पति जरूर हो सकता हूँ। उस पांडा गुड्डे से निकले साये ने आखिर क्यों नवीन का रूप लिया था, ये सिर्फ वही जानता था। लेकिन सब बातों से अनजान सुहानी अपने पति को वापस पाकर खुश थी, लेकिन वो ये बात अपनी सास को नहीं बताती। समय बीतता है, वो साया बस सुहानी के सामने ही आया करता और किसी और के कमरे में आने पर वो गायब होकर उसी पांडा के गुड्डे में समा जाता। अपनी विधवा बहू को खुश देखकर नीलिमा भी खुश थी, लेकिन उसको घंटों कमरे में अपना समय बिताते देखकर ये बात उसकी सास को खटकने लगी थी। एक रोज जब वो उसके कमरे की तरफ जाती है तो उसे किसी लड़के के जोर से हंसने की आवाज आती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वहाँ सुहानी के अलावा कोई नहीं था। क्या हुआ सासू माँ, कुछ चाहिए था आपको? हाँ नहीं बहू, वो रसोई में बहुत बर्तन पड़े हैं तो उनको साफ कर दे। अभी? हाँ क्यों, कोई दिक्कत है? नहीं, मैं कर देती हूँ। इतना कहकर सुहानी बार बार उस पांडा को देखते हुए रसोई की तरफ चली जाती है।
और इतने सारे बर्तन धोने बैठ जाती है। तभी अचानक से नवीन वहाँ आता है और कहता है, उफ, तुम्हें कितना काम करना पड़ता है ना। अच्छा, बड़ी दया आ रही है अपनी बीवी पर, तो मेरी जगह तुम ही साफ कर दो बर्तन। बस अभी कर देता हूँ। अरे मैं तो। नवीन अपनी 2 बार ताली बजाता है और देखते ही देखते सारे बर्तन जादू से साफ हो जाते हैं। कुछ देर में नीलिमा वहाँ आती है तो सारे बर्तन कम समय में साफ देखकर हैरान हो जाती है। समय बीतता है, साथ साथ अपनी बहू को पहले से ज्यादा खुश देखकर नीलिमा को बेचैनी होनी शुरू हो गई थी। एक रोज वो अपनी पड़ोसन के साथ बाजार से लौट रही थी तो खिड़की से देखती है कि सुहानी बहुत हंस रही है। साथ ही वो वहाँ पीछे से किसी लड़के को भी देखती है। तभी उसकी पड़ोसन कहती है, क्या बात है, लगता है तेरी विधवा बहू आज ज्यादा ही खुश है। तो तुझे क्या, मैं जा रही हूँ अपने घर। नीलिमा गुस्से में घर जाकर सीधा अपनी बहू के कमरे में जाती है तो वो नवीन को देख लेती है, लेकिन तभी बगल में पड़ा गुलदस्ता उठाकर उसकी तरफ फेंकती है तो नवीन जादू से उस गुलदस्ते को हवा में ही रोक देता है। तो नीलिमा कहती है, कौन है तू जो मेरे बेटे जैसी शक्ल का फायदा उठाकर मेरी बहू का जादुई पति बना बैठा है? सासू माँ, ये आप क्या कह रही हैं? ये नवीन जी ही हैं। तेरा पति इंसान था बहू, और इंसान जादू नहीं करते, तू इतना भी नहीं जानती क्या? तभी वो साया अपने असली रूप यानी जिन के रूप में आता है, जिसे देखकर नीलिमा और सुहानी हैरान रह जाते हैं। तभी वो कहता है, मैं एक जिन हूँ, मुझे मेरे मालिक ने चिराग की कैद से आजाद कर दिया, जिसके बाद मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। लेकिन उस दिन जब आपके बेटे की लाश को शमशान ले जाया जा रहा था तो मेरी नजर दुख में डूबी सुहानी पर पड़ी और उसकी मुस्कान और खुशी के लिए मैं उसका जादुई पति बन गया। और मैं पागल समझती रही कि नवीन जी मरे नहीं हैं। आज मेरी विधवा बहू के जादुई पति का सच सामने आ ही गया। मैं एक चिरागी जिन हूँ, मेरा काम लोगों को खुश रखना, उनकी इच्छा पूरी करना है, जो मैं करता रहूँगा। जो भी हो सासू माँ, जादुई पति के रूप में नवीन जी को कुछ समय के लिए देखकर मुझे भी तसल्ली हुई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अच्छा होगा कि तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। सुहानी के कहने पर उसकी बात मानकर उसका जादुई पति वहाँ से गायब हो जाता है और साथ ही गायब हो जाता है नवीन का दिया हुआ पांडा टेडी। उमा 2-3 साड़ी लेकर अपनी बहू आशिका के कमरे में जाती है और बोलती है, बहू जरा देख तो इन दोनों में से कौन सी साड़ी ठीक लगेगी मुझ पर। माँ जी, आप साड़ी क्यों देख रही हो? कहीं बाहर जाना है क्या आपको? हाँ, वो पड़ोसन है ना अपनी, उसके साथ ही जाना है। वो क्या कहते हो तुम लोग, किट्टी पार्टी। आज मेरी उम्र की औरतें मिलकर किट्टी पार्टी कर रही हैं, तो वहीं जाना है मुझे। वाह माँ जी, आपकी तो किट्टी पार्टी चल रही है और मैं कहीं चली जाऊँ तो आपको दिक्कत होती है। तुझे कहाँ ही जाना होगा, तू तो घर संभाल बस। कहाँ बाहर जाना है तुझे? बाहर तो कहीं तब जाऊँ ना मैं जब आप मुझे जाने दोगी, कहीं जाने ही नहीं देती हो आप मुझे। तू ये सब मत कर, मुझे बस इतना बता कि साड़ी कौन सी अच्छी है। माँ जी, ये वाली ज्यादा अच्छी है और आप पर बहुत अच्छी लगेगी, है ना? मुझे भी यही पसंद आई थी, मेरी पसंद है ही इतनी अच्छी, खामखाई तुझसे पूछने आई मैं। माँ जी, जब आपको मेरी पसंद के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है तो आप मुझसे पूछने क्यों आती हो? खुद पसंद कर लिया करो ना। बहू, तुझसे कुछ पूछ लिया है मैंने तो इतना बन मत, ठीक है ना? बोल तो ऐसे रही है जैसे तेरे बिना इस घर का कुछ हो ही नहीं सकता। तुझसे पूछ लिया तो इतना बुरा लग गया क्या तुझे? माँ जी, बुरा नहीं लगा है मुझे, मैं तो बस इतना बोल रही हूँ कि अगर मुझसे किसी बात की सलाह मशवरा लेती हो तो कभी तारीफ भी कर दिया करो ना। मैं आपकी ही बहू हूँ, पड़ोसियों की नहीं। हाँ तो क्या हुआ, पड़ोसियों की बहुएं भी तेरी तरह हैं, तुझमें कुछ खास नहीं है समझी। तुझसे कुछ बात क्या कर लो, अपना ही दुखड़ा गाने लगती है। तुझसे अच्छी तो पड़ोसियों की ही बहुएं हैं। ठीक है, आप सही और मैं गलत। अब तो खुश हो ना, या और भी कुछ रह रहा है? हाँ, मैं ये बोल रही थी कि मैं तो किट्टी पार्टी में ही खा कर आऊंगी और नवीन भी देर से आएगा, तो तू दिन में जो बना था वही खा लियो। क्या अब अपने अकेले के लिए तू खाना बनाएगी? हाँ, यही तो बचा है, माँ बेटे बाहर घूमते रहे और बहू घर में बासी खाना खाए। जब कहीं चली जाऊंगी ना, तभी माँ जी को अपनी बहू की असली कीमत का एहसास होगा। उमा आशिका को हमेशा ही सुनाती रहती थी, उसे किसी न किसी बात पर नीचा दिखाती रहती और आशिका अपने लिए बोलती तो है, लेकिन उमा उसकी बात को जरा नहीं सुनती और सुनाने का कोई मौका ही नहीं छोड़ती थी। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद आशिका का पति नवीन सुबह उठता है और घड़ी में समय देखता है।
और नवीन को ऑफिस जाने के लिए बहुत लेट हो रहा था। तो वो आशिका से कहता है, आज तो मैं ऑफिस जाने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ। मैंने तो फाइल भी पूरी नहीं की है। पक्का आज सर ना मुझे नौकरी से निकाल ही देंगे। मेरा तो अब मन ही नहीं कर रहा ऑफिस जाने का। आप पहले जाओ, ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ और टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, वरना मैं जो सोच रहा हूँ ना वो भी हो सकता है। नवीन ऑफिस के लिए जल्दी से रेडी होकर जाने लगता है। तैयार होकर वो नाश्ता करने आता है और अपनी माँ के साथ नाश्ता कर ही रहा था। तभी वहाँ आशिका नवीन के ऑफिस की फाइल लेकर आती है और कहती है, चलो अच्छा है आपने नाश्ता भी कर लिया, मैंने आपकी फाइल पूरी कर दी है। एक बार आप रीचेक कर लेना, अपने हिसाब से मैंने सब ठीक किया है इसमें। क्या तुमने इतनी जल्दी मेरी फाइल कंप्लीट कर दी? सही है। अरे आप भूल क्यों गए कि मैंने भी MBA कर रखी है, ये सब मुझे आता है। अब ऐसा लग रहा है कि मैंने तुमसे शादी करके ना सबसे अच्छा काम किया है। मुझे अपने आप पे गर्व है। हाँ नवीन, तेरी ही तो पसंद है। तेरे साथ रह रहकर बहू भी समझदार हो गई है। तेरे ऑफिस के काम में मदद की, तेरे लिए ही अच्छा है। अब बहू घर का काम भी कर लेगी और तेरी ऑफिस के काम में मदद भी कर देगी। लेकिन माँ जी, मुझे घर के ही इतने काम होते हैं, कभी कभी ही मदद कर सकती हूँ ना, ऐसे रोज थोड़ी। बहू तू ना धीरे धीरे कामचोर बनती जा रही है। मैं सब समझ रही हूँ तुझे। दो काम क्या बोल दो, तेरे तो नए नए बहाने आ जाते हैं। अरे अपने पति की मदद करेगी ना, इसमें क्या परेशानी है? माँ सही बोल रही है। और घर का काम क्या ही होता है, इधर झाड़ू मारी उधर पोछा मारा, काम खत्म। और इतने से ही काम में तुम थक जाती हो। इतनी भी काम चोरी मत दिखाओ। तू क्यों परेशान हो रहा है बेटा? मैं हूँ ना, अच्छे से समझा दूंगी बहू को कि काम कैसे संभालते हैं। इनकी तो मदद करके ही गलती कर दी मैंने। ऑफिस में जाते और अपने सर से सुनते ना, तब पता चलता इन्हें। हर बात में सुनाते ही रहते हैं ये लोग तो। बहू जा, नवीन का टिफिन पैक कर दे, ऑफिस भी जाना है उसे। तुझे तो कोई काम नहीं है, लेकिन मेरे बेटे को तो बहुत काम है। जा आप टिफिन पैक कर दे अच्छे से। उमा और नवीन दोनों का ही स्वभाव एक जैसा था। दोनों की इन सब बातों से आशिका को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसके घर में किसी को भी आशिका की नहीं पड़ी थी। उन्हें तो बस यही लगता था कि आशिका का काम ही यही है, इसीलिए वो सब कभी भी आशिका की तारीफ नहीं करते थे। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। कुछ दिनों बाद उमा अपनी पड़ोसन गीता के साथ बाहर मोहल्ले में बैठी हुई थी। काफी देर तक बातें करने के बाद वो गीता के साथ अपने घर आती है और आशिका को बुलाकर कहती है, बहू चाय बना दे मेरे और गीता के लिए। माँ जी, बर्तन तो अभी तक धुले नहीं हैं, मुझे थोड़ा समय लगेगा चाय बनाने में। मैं 4 घर घूम के भी आ गई और तेरा काम नहीं हुआ अभी तक। ओ माँ जी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब सी लग रही है, चक्कर भी आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा आराम कर रही थी। मैं अच्छे से जानती हूँ तेरी तबीयत खराब नहीं है, तू बस नाटक कर रही है ताकि काम ना करना पड़े। अरे उमा, ऐसे क्यों बोल रही है? क्या पता सच में तबीयत खराब हो। देख कैसे कमजोर सी लग रही है। अरे तू नहीं जानती इसे, हर वक्त बहाना ही देखती है कि कौन सा बहाना बनाऊं और काम से बच जाऊं। तू ना पागल ही है। तेरी बहू सारा काम अकेले संभालती है, तभी तो तू बाहर कितनी भी देर तक घूम लेती है। बहू की कीमत अभी नहीं पता चल रही है, लेकिन तुझे एक दिन पता जरूर चलेगी। कुछ भी, अरे ये हमेशा के लिए कहीं चली भी जाए ना तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है मुझे। फिर तो तू कुछ ज्यादा ही पत्थर दिल है, तभी तो तुझे फर्क नहीं पड़ता है। माँ जी, वैसे मेरी माँ का फोन आया था, उनकी तबीयत खराब है, तो मैं कुछ दिन बाहर रहने जा सकती हूँ। अब बोल, तू अपनी बहू को उसके मायके तक नहीं भेज सकती है क्या? मुझे कोई परेशानी नहीं है बहू को मायके भेजने से। एक काम कर बहू, तू मायके जा और जब मन हो वापस आने का तभी आइयो। अब ठीक है ना? बहू को मायके जाने के लिए बोल तो दिया है, लेकिन ध्यान रहे कोई परेशानी ना हो तुझे। अरे मुझे क्यों परेशानी होगी, पहले भी तो सब मैं ही करती थी ना, तब तो कुछ नहीं हुआ। बहू के आने के बाद कुछ अलग थोड़ी हुआ था। मैं मदद ना करूँ तो बहू से काम ना हो। तब तो और भी अच्छी बात है। तुझे बार बार अपनी बहू को काम के लिए समझाना नहीं होगा। कुछ दिन तुझे तो सुकून के मिल गए ना। हाँ सच में, बहू तो एक काम नहीं करती, बस दिमाग ही खाती रहती है। अपने मायके जाएगी तो थोड़ी शांति मिलेगी मुझे, मेरे लिए ही अच्छा है ये तो। उमा अपनी बहू को मायके भेजने के लिए मान जाती है और आशिका कुछ दिनों के लिए मायके चली जाती है। आशिका की अपने मायके जाते ही सारा काम उमा को करना पड़ता है। कुछ दिनों तक तो उमा जैसे तैसे काम कर रही थी, लेकिन एक दिन जब उमा कपड़े धो रही थी तो उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाती है। उसे कमर पर चोट आती है।
ये बात जब आशिका को पता चलती है तो वो अपने मायके से तुरंत वापस आती है और जैसे ही उमा आशिका को देखती है तो बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे, तेरे पीछे मैं अकेले इतने दिन भी घर नहीं संभाल पाई और जब तू सब अकेले करती थी तो मैंने तुझे कभी अहमियत नहीं दी। माँ जी आप वो सब बातें छोड़ो और ये बताओ कि आप तो ठीक हो ना, ज्यादा कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ बहू, लेकिन गीता सही कहती थी, बहू की कीमत तभी पता चलती है जब वो दूर हो जाती है और इन कुछ दिनों में सच में मैंने तुझे बहुत याद किया। माफ कर दे बहू, मुझे तेरी कीमत पता चल गई है। उमा को अपनी गलती समझ आती है और वो अपनी बहू की कीमत को अच्छे से समझने लगती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।